आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का चैप्टर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और फंडामेंटल चैप्टर है। इनऑर्गेनिक के अंदर आपको टोटल 4 चैप्टर है वो लर्न करने थे। उसमें से पहला है पीरियोडिक टेबल, दूसरा है केमिकल बॉन्डिंग, उसके बाद 12th में आएगा डीएफ ब्लॉक और लास्ट में है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये जो चैप्टर है वो 11th और 12th दोनों के बीच के अंदर आता है और इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बीच बीच वाला चैप्टर है। इसके कंसेप्ट आपको सभी जगह काम लगने वाले हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काम लगने वाले हैं, इनऑर्गेनिक में तो है ही। और इस चैप्टर के अंदर आपको कई सारी इसके अंदर आपको कई सारे कंसेप्ट्स लर्न करने होने हैं, जैसे कि ज्योमेट्री ऑफ मोलेक्यूल, मोलेक्युलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन, और कई सारे प्रिंसिपल्स भी है जैसे वीएससीपीआर है, वीवी थियरी है, एमओ थियरी है। तो कुल मिला के ये चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नीट के अंदर इसके क्वेश्चन 3 आते हैं। दो तो आ ही जाएंगे, कम से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही इस चैप्टर के अंदर से। बराबर है। जेडब्ल्यू के लिए भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और ज्योमेट्री में से भी तो बहुत सारे क्वेश्चन पहले भी पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग अच्छी तरीके से ये समझिए। चलो भाई, इसके अंदर हम जो मेन बात करने वाले हैं वो बात है बॉन्ड की। बराबर है। बॉन्ड दैट डजंट मीन जेम्स बॉन्ड। मैं इस वाले बॉन्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। बराबर है। ये वाला बॉन्ड आप सब लोग जानते हैं। हम जो बात करने वाले हैं वो किस बॉन्ड की बारे में बात करने वाले हैं? केमिकल बॉन्ड के बारे में। यू कैन सी दैट एनी ऑफ these टू एटम्स maintain a distance between them and it is called chemical bond। कोई भी दो एटम के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस है उसे ही हम कहेंगे केमिकल बॉन्ड। यहाँ पर हमें 3 तरीके के क्वेश्चन से पहले डील करने वाले हैं। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, व्हाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म, एंड हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म। 3 तरीके के क्वेश्चन। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड, हाउ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड, एंड व्हाई केमिकल बॉन्ड फॉर्म। क्यों केमिकल बॉन्ड बन रहा है, केमिकल बॉन्ड है क्या, और केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है। ये 3 तरीके के हमें क्वेश्चन दिखने हैं। तो सबसे पहला तो इसकी डेफिनेशन है, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड। तो डेफिनेशन आप देखें, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन अ मोलेक्यूल टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। कोई भी केमिकल स्पीसीज के अंदर दो कंस्टिट्यूएंट एटम को जो जो कोई फोर्स होल्ड कर रहा है उसी फोर्स को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि भाई मैं NaCl की बात कर रहा हूँ। तो NaCl में क्या है, ये Na प्लस और दूसरा क्या है Cl माइनस। तो ये Na प्लस और Cl माइनस के बीच में जो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, अभी ऐसा सोचो कि ये प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज। तो इसके बीच में कौन सा वाला फोर्स है? के इज ऐसे हम लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये जो कोलम्बिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है यहाँ पे अट्रैक्शन, उसी को ही हम बोलेंगे केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड इज merely a type of force of attraction which holds atom, ion और even molecule together। ओके, ये सभी को ये होल्ड करके रखता है। तो ऐसे जो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डाइपोल डाइपोल तरीके का भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड तरीके का भी हो सकता है, कहीं कोई भी टाइप का। वो सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्ड। बराबर है। तो पहला तो इसकी डेफिनेशन हो गई, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स वेरियस कंस्टिट्यूएंट टुगेदर इन केमिकल स्पीसीज इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। सो इट इज merely फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो एक टाइप का अट्रैक्टिव फोर्स है। कई सारे फोर्स देखने मिलते हैं। बराबर है। जैसे कि ये भी तो एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो इसे तो अभी केमिकल बॉन्ड बनाना है, पर ये एटम अलाउ करे नहीं करे वो तो पता नहीं, मालूम नहीं। तो दोनों के बीच में
फोर्स ऑफ एट्रेक्शन होना चाहिए, तभी केमिकल बॉन्ड पॉसिबल है। બેમાંથી એક ના પાડી દે તો એ સેટિંગ નો થાય ને, બરાબર છે? તો અલગ અલગ આપણે એના પ્રિન્સિપલ્સ જોઈશું કે કેવી કેવી રીતે સેટિંગ થાય. એટલે એટમની વાત છે, બીજી કોઈ વાત નથી અહીંયા આગળ. તો નેક્સ્ટ હવે આપણે સેકન્ડ ક્વેશ્ચન જોઈએ. वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म और नीड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड. केमिकल बॉन्ड बनने के लिए जो थियोरीज हमने बनाई हुई है, तो वो अभी दो तरह की थियोरी है. पहला जो कंसेप्ट है वो ओल्ड कंसेप्ट है. पहले था टू कंप्लीट द ऑक्टेट. अभी मैंने यहाँ पे लिखा ओल्ड कंसेप्ट, दैट मीन्स वी हैव न्यू कंसेप्ट ऑल्सो. और न्यू कंसेप्ट क्यों आया होगा? बिकॉज दिस कंसेप्ट हैज सम लिमिटेशंस. इसके अंदर कुछ लिमिटेशंस भी हो सकती है. तो दूसरा वाला जो है वो लिमिटेशन वाला पार्ट है, वो भी हमें देखना है. न्यू कंसेप्ट क्या है? टू अचीव स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज द एनर्जी. तो ये दो तरीके के कंसेप्ट है जो बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन करता है. बराबर है? बॉन्ड फॉर्मेशन इन दोनों के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन हो सकता है. पहले हम सीखने वाले हैं ओल्ड कंसेप्ट, दैट इज टू कंप्लीट द ऑक्टेट. एक्चुअली ये जो कंसेप्ट है कंप्लीट द ऑक्टेट, वो इनर्ट गैस के बेसिस के ऊपर बनाया गया हुआ है. साइंटिस्ट ने, खासकर लुइस ने ऐसा देखा कि जो भी कोई एटम है वो उसमें नोबल गैस जो है वो बहुत ही स्टेबल है. नोबल गैस है वो केमिकल रिएक्शन नहीं शो करता है. क्यों नहीं करता है भाई? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट है. ईच एंड एवरी गैस हैज एक्सेप्ट हीलियम, every noble gas has electronic configuration NH2 NP6, and this electronic configuration is responsible for the inertness, or we can say it renders inertness toward any chemical reaction. तो वो जो है वो स्टेबल है क्योंकि उसके अंदर NH2 NP6 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन पाई जाती है. तो फिर साइंटिस्टों ने भी ऐसा सोचा कि कोई भी एटम केमिकल रिएक्शन क्यों करता है? स्टेबिलिटी के लिए. और स्टेबिलिटी कब मिलेगी? जब ये इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन उसे मिलेगी. तो बेसिकली द रिएक्टिविटी और की फैक्टर फॉर द केमिकल रिएक्शन फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन इज टू ट्राई टू कंप्लीट द इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन. यहाँ एक बात आप देखें, अगर नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन जो है उसकी तरह कन्फिग्यूरेशन हमें बनानी है. बराबर है? मानो कि मुझे कार्बन दिया गया हुआ है तो मैं नियोन की तरह उसे ट्रीट करने वाला हूं. ऐसे नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन. ओके. एटम कैन लूज, गेन और शेयर देयर इलेक्ट्रॉन्स. और ये इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन अचीव करने के लिए हम इलेक्ट्रॉन निकाल भी सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं. हाइड्रोजन एंड लिथियम का नियरेस्ट इनर्ट गैस कौन सा है? हीलियम. तो ये दोनों क्या करेंगे? ड्यूप्लेट कंप्लीट करना पसंद करेंगे. ओके. तो ये ओल्ड कंसेप्ट है. ओल्ड कंसेप्ट जो है वो इनर्ट गैसेस की स्टेबिलिटी से बना हुआ है. ये कन्फिग्यूरेशन को ध्यान में रखकर बनाया हुआ है और ये कन्फिग्यूरेशन अचीव करने के लिए एटम कुछ भी कर सकता है. मान लो कि भाई सोडियम है हमारे पास, तो सोडियम जो है उसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11. कन्फिग्यूरेशन क्या बनेगी बताओ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Now the sodium atom wants to if achieve electronic inert gas configuration. तो क्या करेगा ये? अभी यहाँ पे देखो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो है वो फर्स्ट एनर्जी लेयर, ये सेकंड एनर्जी लेयर, ये थर्ड एनर्जी लेयर. क्या लिख सकते हैं? 281. वैलेंस शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? एक. तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आपको इसके अंदर और 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे. 7 इलेक्ट्रॉन का एडिशन तो बहुत डिफिकल्ट होता है भाई. आपने देखा है कोई एटम के अंदर से एक एक्स माइनस बनाओ, दैट इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. दूसरा ऐड करो तो क्या होता है बताओ? दूसरा वाला ऐड करने पे क्या होता है? सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. और ये तो ये चीज, ये एक्सोथर्मिक होगा, पर ये क्या हो जाएगा? एंडोथर्मिक. अभी -3 बनाना हो तो और भी एनर्जी लगेगी. 3 में से 4 बनाना हो तो और भी एनर्जी चाहिए होगी. तो आप तो इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन ऐड करने की बात कर रहे हो, ये नहीं पॉसिबल होने वाला.
तो फिर इजी तो इसमें ये है कि एक इलेक्ट्रॉन को ही लॉस कर दे। चलो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। एक इलेक्ट्रॉन निकलने पर ये क्या बन गया बताओ, Na+। तो सोडियम क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिया। इसके सामने आप क्लोरीन के एग्जाम्पल को देखें। क्लोरीन में क्या है बताओ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p5। क्लोरीन का तो 17 है ना। ये दो, इसमें 8 और इसमें कितने हैं बताओ, 7। हो गए 17। अभी इसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो आपको एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करना चाहिए, ना कि ये 7 इलेक्ट्रॉन निकालने चाहिए। रिमूवल ऑफ दिस 7 इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी वेरी डिफिकल्ट। फॉर्मेशन ऑफ Cl प्लस इज टू मच डिफिकल्ट। ये भी तो ये हम नहीं बना सकते। तो फिर इससे अच्छा क्या है, आप एक काम करो, इसके अंदर और एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो ये 3p6 की जगह एक ऐड कर दो, 3p5 ऐसे बना दो 3p6। क्या बन जाएगा, Cl-। Na तो बन गया Na+, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर क्या बन गया, 288 ऐसे। अब यहाँ पे देखे तो ये 2 और 8, इसे क्या लिख सकते हैं आप बताओ। ये 1s2 2s2 2p6, दैट इज इट इज नियॉन कोर। और ये देखे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये यही तो है 3p6। तो इसके क्या, इसे क्या लिखेंगे बोलो, आर्गोन कोर। ये हो गया आर्गोन जैसा और ये हो गया नियॉन जैसा। दोनों ही स्टेबल हो गए क्या नहीं। और फिर क्या होगा, ये Na+ और Cl- के बीच में वो जो कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एनर्जी रिलीज करके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना दे। तो यही यही कंसेप्ट है। ओके। चलो, तो ये मैंने आपसे बताया कि ये इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन, नियरेस्ट इनर्ट गैस कन्फिग्यूरेशन अचीव करनी है। और ये इस करने के लिए आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐड भी कर सकते हैं, और पार्शल और वी कैन से म्यूचुअल शेयरिंग भी कर सकते हैं। लिथियम एंड हाइड्रोजन कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट। अभी एक और टर्म मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज कर्नेल। कोई भी एक एटम है, वो एटम के अंदर जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे छोड़कर, इन दोनों को आप छोड़ दीजिए, इसे छोड़कर ये जो पूरा एटम का पार्ट है उसे हम बोलते हैं कर्नेल। ओके। रेस्ट पोर्शन ऑफ द एटम, और वी कैन से विदाउट हैविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन के सिवा जो भी कोई पोर्शन बचा हुआ है उसे हम क्या बताएंगे, इसे हम बताएंगे कर्नेल। यहाँ पे ये जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और कर्नेल क्या रहेगा भाई बताओ, ये A+2 एटम +2 प्लस वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। तो ये कर्नेल और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन सभी के अंदर ऐसा ही होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। कौन से इलेक्ट्रॉन भाई बोलो, ये जो आउटर मोस्ट शेल है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसी इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इन केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बराबर है। और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन जनरली होते कितने हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते कितने हैं, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ग्रुप नंबर के जितने। ग्रुप नंबर जो भी है उसके बेसिस के ऊपर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बताओ। हाइड्रोजन में तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही है तो प्रोटॉन उसका कर्नेल हो गया, और हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। ओके। फॉर हाइड्रोजन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1। चलो, लिथियम के अंदर भी कितना मिलेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इज वैलेंस। बेरिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन वैलेंस, और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर पड़े रहेंगे। बराबर है। बेरिलियम के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। तो 2 तो वैलेंस हो गए और 2 यहाँ पर पड़े रहेंगे। तो अब हम एक काम करते हैं, इन सभी को एक प्रॉपर सिंबल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमने यह सीखा कि आप कर्नेल को तो नहीं रिप्रेजेंट करोगे, सिर्फ इन्हें ही रिप्रेजेंट करना है, सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी डॉट से। बराबर है। वो भी डॉट और या फिर शायद क्रॉस से, इन दो सिंबल का आप यूज कर सकते हैं। इसे क्रॉस और डॉट रिप्रेजेंटेशन कहते हैं।
देखो, हाइड्रोजन के अंदर एक है, हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1, तो एक है। लिथियम का ग्रुप नंबर 1, तो वो एक होंगे। बेरिलियम के अंदर दो इलेक्ट्रॉन आपको वैलेंस मिलेंगे। बोरॉन के अंदर कितने मिलेंगे बताओ? बोरॉन के अंदर 3। कार्बन के अंदर 4। ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप ऐसे भी कंफर्म कर सकते हैं, हीलियम कोर 2s2 एंड 2p2। देखो, 2 और 2 कितने हो गए? 4। नाइट्रोजन के अंदर कितने मिलेंगे बताओ? 5। 1 2 3 4 और 5। ओके, ऐसे। तो आपको करना क्या है, आपको सिर्फ ग्रुप नंबर जो है ना उसको टारगेट करना है। इसे कहते हैं लुईस सिंबल। देखो, ग्रुप नंबर को टारगेट करे भाई। हाइड्रोजन का ग्रुप नंबर 1, हीलियम का 1, बेरिलियम का 2, बोरॉन का 3। जितना ग्रुप नंबर है उतने ही उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। कार्बन के अंदर 4, नाइट्रोजन में 5 6, ऑक्सीजन के अंदर 6 और फ्लोरीन के अंदर 7। तो आपको ग्रुप नंबर को देखना है यहाँ पे, और डॉट लिख के बताना है कि ये सब इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी बात हमने करी है। ओके, समझ में आ गया? ये सब वैलेंस इलेक्ट्रॉन मैंने दिखाए हुए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट? ये सिंबल कैसे लिखते हैं आपको पता चल गया? ग्रुप नंबर देखना है, ग्रुप नंबर 1, ये 2 3 4 5 6 7। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपने ग्रुप नंबर सीखे हैं वही है। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 13, तो इसमें बाहर 3 रहेंगे। ये 14, बाहर 4 रहेंगे। 15, 5 है इसके अंदर। 16, तो 6 है। 17 के अंदर बाहर 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। क्लियर है? तो अब हम देखेंगे ये ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है। वेज बाय विच एटम कंप्लीट देयर ऑक्टेट, ये डिफरेंट वेज है। फर्स्ट वे जो है वो है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। देखें आप, ये सोडियम है। सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या लिख सकते हैं? 281। ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। और इसकी देखे कॉन्फ़िगरेशन, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है ऑक्टेट कंप्लीट होने में। तो देयर इज डिफिसिट फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ट्रांसफर कर देगा। सोडियम में से तो इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो क्या बना? Na+। क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, दैट इज रिडक्शन। इसे क्या बोलते हैं? रिडक्शन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स रिडक्शन। एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो सोडियम का तो हुआ ऑक्सीडेशन, और क्लोरीन एटम का क्या हुआ? रिडक्शन। तो क्लोरीन में से बना Cl- और सोडियम में से बना Na+। अब दोनों के बीच में कूलोम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कौन सा वाला भाई? F = K Q1 Q2/R²। ये वाला फोर्स, दिस फोर्स इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। इसी फोर्स को हम क्या नाम दे रहे हैं? आयोनिक बॉन्ड। ओके, यही तो है आयोनिक बॉन्ड। चलो ये देखो, मैग्नीशियम के अंदर देखो MgO कैसे बनता है। तो MgO बनाने के लिए मैग्नीशियम है 282। अगर ये दो इलेक्ट्रॉन चले जाए तो ऑक्टेट कंप्लीट होगा। ऑक्सीजन में देखो यहाँ पे 6 है, दो इलेक्ट्रॉन मिल जाने पर भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो इनमें से दो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। Mg कन्वर्ट हो गया Mg+2 में, और ये हो गया O-2 में। अब दोनों के बीच में ये जो फोर्स लग रहा है उसी को हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। तो ऐसे आयोनिक बॉन्ड जो है वो बनता है। आपको आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनाना है। बराबर है? चलो आपके लिए एक एक्सरसाइज आप बनाइए। आप CaF2 बनाइए। CaF2, दैट इज कैल्शियम फ्लोराइड। आप लोग बनाए CaF2। ये कैल्शियम +F2, इन दोनों को मिलाकर आप बनाइए CaF2। अपनी तरीके से ट्राई करें। सोचिए, पहले कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखिए, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन लिखे।
चलो जामनगर राधिका, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बताओ। फ्लोरीन की एफ की क्या बनेगी? जामनगर राधिका सेंटर, फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन बताओ। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p5, 2p5, देर क्यों लगती है इतनी? चलो 1s2, 2s2, 2p5, ऐसे कितने फ्लोरीन है हमारे पास? दो। यहाँ पर भी एक रहेगा। 1s2, 2s2, 2p5। सूरज डोली, आप लोग कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन मुझे बताइए। सूरज डभोली। सुरेंद्र नगर सेंटर। माया थी डभोली। सुरेंद्र नगर सेंटर, તમે બોલો। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। ओके, बराबर है। या फिर शायद हम डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हैं, आर्गोन को और यहाँ पर 4s2 ऐसे लिख दे तो भी चलेगा। तो ये कैल्शियम जो है, इसके पास बाहर वैलेंस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? दो। यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है, बराबर है, उसको मैं फिर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे एक फ्लोरीन और ये दूसरा फ्लोरीन, इसके इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हमें देखने में आसानी रहे। चलो यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन्स, इस फ्लोरीन के पास भी तो 7 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। यहाँ पर भी इस फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, बराबर है, इस फ्लोरीन को भी एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए। तो क्या करें आप? एक इलेक्ट्रॉन कैल्शियम है, इसको ट्रांसफर करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन है वो इसको ट्रांसफर करेगा। तो ऐसे करने पर ये जो कैल्शियम है वो क्या बन गया? ये कैल्शियम तो बन गया कैल्शियम+2, बराबर है ना, ये कैल्शियम+2 हो जाएगा। और यहाँ पर ये दोनों जो फ्लोरीन है, वो दोनों फ्लोरीन क्या बन जाएंगे? F-1। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो किसका आया? कैल्शियम का। तो ये भी माइनस हुआ। अब ये Ca+2 और F- के बीच में जो ये अट्रैक्शन लगता है, इस अट्रैक्शन को ही हम क्या बोलेंगे? आयोनिक बॉन्ड। तो CaF2 का स्ट्रक्चर ऐसे बनता होगा। दिस इज कैल्शियम फ्लोराइड, बराबर है। तो पहला तरीका तो हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन कैन कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यील्ड्स आयोनिक बॉन्ड। ओके, ये आयोनिक बॉन्ड ऐसे बनता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट, दूसरा जो तरीका है वो है म्यूचुअल शेयरिंग। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ये म्यूचुअल शेयरिंग को हम बोलेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। दिस इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। इसे हम क्या कहेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें कैसे बनता है बॉन्ड? इसमें बॉन्ड ऐसे बनेगा, देखो, ये एक हाइड्रोजन एटम है, उसके इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन है उसके इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर को आपको ड्यूप्लेट कंप्लीट करना है। तो दोनों हाइड्रोजन क्या करेंगे भाई?
ये दोनों हाइड्रोजन ऐसे करेंगे कि बीच में ये दो इलेक्ट्रॉन रख देंगे, उससे ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट और ये हाइड्रोजन का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट। दोनों हाइड्रोजन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, बराबर, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। ये म्यूचुअल शेयरिंग ही बॉन्ड कहलाता है। ओके, यहाँ पर ये जो दो हाइड्रोजन है उसके बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, और दो इलेक्ट्रॉन माने एक बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन का मीनिंग होगा कि यहाँ पर एक बॉन्ड है, ऐसे हम लिखेंगे एच बॉन्ड एच, और इसे हम बोलेंगे सिंगल बॉन्ड। दिस इज नोन एज सिंगल बॉन्ड। इसे क्या कहेंगे? सिंगल बॉन्ड। दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से एक कोवलेंट बॉन्ड बनता है, और दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें दिए हैं, सेम पार्टिसिपेशन किया हुआ है, तो यहाँ पर जो ये शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। मान लो कि भाई ऐसा मैं सोचूं, ये एक फ्लोरीन एटम है, कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 7, 1 2 3 4 5 और 6। ये दूसरा फ्लोरीन का एटम है, 1 2 3 4 5 6 और 7। अभी ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, इसे भी एक चाहिए। तो फ्लोरीन क्या करेगा? बीच के अंदर ये इलेक्ट्रॉन अपने दोनों एक एक रख देंगे। इससे क्या होता है देखो, यहाँ पर एक और फ्लोरीन। अब देखो, इस फ्लोरीन के तो ये इलेक्ट्रॉन हो गए शेयरिंग के हैं, और शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन दैट मींस पार्टनरशिप दोनों के कहलाएंगे। अब तो ये यहाँ पर भी देखो, इसके भी हो गए। तो एक इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट और ये दूसरे वाले फ्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों फ्लोरीन और फ्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। रेस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिप्रेजेंटेड, ये जो अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ये अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसे हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज लॉन पेयर। इसे क्या बोलते हैं? लॉन पेयर। लॉन पेयर दैट मींस ऐसे इलेक्ट्रॉन्स की पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया हुआ है। तो फ्लोरीन के पास ऐसी कितनी लॉन पेयर है बताओ? शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बराबर है, या फिर बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और यहाँ पर लॉन पेयर। तो बॉन्डिंग पेयर कितनी है? एक। एक तो बॉन्ड बना भाई, एक बॉन्ड बना तो ये एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। ये एक बॉन्ड बना तो एक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो। और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स की पेयर ऐसी है जिसमें बॉन्डिंग है? 1 2 3 4 5 और 6। तो लॉन पेयर कितनी है? 6। लॉन पेयर दैट मीन्स ऐसे कोई भी इलेक्ट्रॉन, उसकी पेयर जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। समझे आप? आपको ऐसे देखना है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जिसने बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं किया हुआ है। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, देखो। मानो कि ये ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन बनाते हैं O2। कैसे बनाते होंगे भाई? इसका तो ग्रुप नंबर क्या है? 6। तो 1 2 3 4 5 6। दूसरा वाला ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? दो इलेक्ट्रॉन। क्यों? ग्रुप नंबर कौन सा है? 6। दो इसे भी चाहिए, दो इसे भी चाहिए। तो फिर क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के बीच में इसके दो, और सामने इसके दो, बराबर है। और रिमेनिंग तो यहाँ पर लिखने हैं आपको ऐसे। अब देखो, यहाँ पर इस ऑक्सीजन का तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इस ऑक्सीजन का एटम, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। देखो, 2 4 6 और 8। 2 4 6 और 8 बॉन्ड कितने बने यहाँ पर दोनों ऑक्सीजन के बीच में? दोनों ऑक्सीजन के बीच में बने हैं दो बॉन्ड। दो बॉन्ड और अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस पेपर भी दो और इसके ऊपर भी दो, इसके ऊपर भी दो रहेंगे। चलो, यहाँ पर बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? और यहाँ पर लोन पेयर कितने हैं? बॉन्ड पेयर या दैट मींस बॉन्ड।
बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स बॉन्ड, तो यहाँ बॉन्ड पेयर के कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4। अच्छा, लोन पेयर के अंदर लोन पेयर कितनी है? 2। पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर बॉन्ड की बात करें तो कितने आएंगे? 2। लोन पेयर कितनी है? 1, 2, 3 और 4, ऐसे। बॉन्ड पेयर दैट मीन्स वन बॉन्ड, ओके। यहाँ पर बॉन्ड कितने हैं? 2। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? टोटल 4। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कितने हो गए? 4 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 4, ओके, 4। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की पेयर, बॉन्डिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड फॉर द बॉन्डिंग। टोटल इसके अंदर भी 2 है और इसके अंदर भी 2 है, ओके। तो इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछे तो कितने होने वाले हैं? 4। पर बॉन्ड की पेयर पूछेंगे तो कितने करेंगे आप? 2, ओके। क्लियर है? ऐसे आपको कहना है। यहां पर भी आप देखो, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपको पूछे तो कितने बताने हैं? 2, बराबर है। बॉन्डिंग पेयर पूछने पर क्या आएगा? 1। और आपको मालूम होगा शायद, ये एक वाला जो बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है भाई? सिग्मा, दैट इज सिग्मा बॉन्ड। और यहाँ पर हमने ऑर्गेनिक में किया हुआ था, ये पहला वाला बॉन्ड क्या होता है? सिग्मा। और दूसरा वाला क्या कहलाता है? पाई। ऐसे भी हम थोड़ा याद करेंगे आगे, और डिटेल में हम देखने ही वाले हैं। तो ये 2 है, उसमें से एक सिग्मा है और एक क्या है? पाई। अभी નો આવડે તો અત્યારે કોઈ ચિંતા નથી, આ આવડી જ જશે, સિગ્મા ને પાઈ ને કેમ છે ને એ બધું, બરાબર. પણ આવી રીતે લખવાનું છે. ચલો એક કામ તમારી માટે, નાઇટ્રોજન પ્લસ નાઇટ્રોજન बनाइए N2, आप बनाओ। नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन N2 बनाओ। N प्लस N2 बनाओ। મોડાસા સેન્ટર, નાइट्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन्स આવશે? मोडासा सेंटर, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको? बताओ, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताओ। 5। तो एक नाइट्रोजन के तो यहाँ पर 5 हो गए, 1, 2, यहाँ पर 3, 4 और 5। ग्रुप नंबर क्या है इसका? 5। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या मिलेंगे? 5। कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी है पोरबंदर सेंटर? ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? बोलो, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? कितने? 3, ओके। इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो दूसरे वाले नाइट्रोजन को भी हम ऐसे ही लिख देते हैं। ये दूसरा वाला नाइट्रोजन, 1, 2, 3, 4, 5। अब ये दोनों नाइट्रोजन को आप मिला दे तो N2 बन जाएगा, जिसके बीच में इसके 3 इलेक्ट्रॉन और दूसरे नाइट्रोजन के भी 3 इलेक्ट्रॉन, और एक लॉन पेयर यहाँ पर, एक लॉन पेयर यहाँ पर। देखो, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये वाले नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया इधर पे। कैसे लिखेंगे हम सब? एन ट्रिपल बॉन्ड एन, ऐसे, ऐसे मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हैं। और entirely this representation is called triple bond. This is not 3 single bond, this is not
थ्री सिंगल बॉन्ड। ये थ्री सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये गलत होगा। ये क्या है, इसे क्या बोलते हैं भाई, इसे बोलते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड, ओके, दिस इज ट्रिपल बॉन्ड, नॉट थ्री सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड नहीं है। चलो इसके अंदर बॉन्डिंग पेयर कितने हो गए, एसयूवी सूर्य, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं भाई? और लोन पेयर कितने हैं? एसयूवी सूरत, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? बॉन्डिंग पेयर कितने हैं? सुरेंद्र नगर सेंटर और एसयूवी सेंटर। सर थ्री है। ओके, सुरेंद्र नगर लोन पेयर कितनी है? 2. टू। अच्छा, इस थ्री के अंदर सिग्मा कितने और कितने पाए, बताओ। एक तो रहेगा सिग्मा और दो बनेंगे पाए, टोटल हो गए थ्री। सिग्मा बॉन्ड हमेशा एक ही रहता है, उसके सिवा जो भी आप बनाओ उसे क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ओके, तो ये नाइट्रोजन मिलके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ऐसे बनाते हैं। एक बार आप देख लीजिए, हाइड्रोजन के लिए मैंने आपको ऐसा बताया, बराबर है। उसके बाद ये हाइड्रोजन सी है, ऐसे बॉन्ड बना लेते हैं, बराबर है। ऐसे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, शेयरिंग हो गई है इलेक्ट्रॉन की, देखो अब ये H2 कन्वर्ट हो गया। ओके, ये दोनों मिल जाते हैं, फिर बना लेते हैं H2। ओके, फ्लोरीन के लिए देखें, एफ बॉन्ड एफ, तो सिंगल बॉन्ड है, लोन पेयर वन है, बॉन्डिंग पेयर वन है और लोन पेयर सिक्स है। अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड लोन पेयर, ये तो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में देखो, आपने ये भी कर दिया, ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाला तो आपने कहा, ऑक्सीजन के अंदर ओ डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड कहलाता है, ये ट्रिपल बॉन्ड है। इसे थ्री सिंगल बॉन्ड नहीं बोल सकते, सिंगल बॉन्ड यानी के सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड यानी के सिग्मा के साथ एक पाई बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड दैट मीन सिग्मा के साथ along with sigma there are two pi bonds एडिशनली। ओके, तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर जो है वो थ्री है, लोन पेयर टू है, एक सिग्मा एक पाई। ये देखो CO2 का स्ट्रक्चर है, कार्बन को कितने चाहिए, फोर, और ऑक्सीजन को कितने चाहिए, दो, बराबर है। तो दो इसने यहाँ पे शेयरिंग कर लिया, इसने यहाँ पे शेयरिंग कर लिया। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन का भी हो गया, देखो यहाँ पे फोर, यहाँ पे फोर, टोटल कितने हो गए, एट। तो ये तो बॉन्ड में आ गई है, दो चार छः और आठ। ऑक्सीजन के अंदर बाकी की जो इलेक्ट्रॉन की पेयर है वो हो जाएगी लोन पेयर। बॉन्ड पेयर भी फोर है, लोन पेयर भी फोर है। बॉन्ड पेयर यहाँ पर फोर है, दो सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड एक इस ऑक्सीजन के साथ, एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ, एक पाई बॉन्ड, ऐसे, बराबर है। तो ये ऐसे बन जाएगा। ये इनिशियली ये जो थियरी है वो ऑक्टेट के रूल के बेसिस ऊपर वर्क करती थी, पर कई सारे कंपाउंड्स ऐसे पाए गए कि जिसके अंदर ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं होता था। आप अभी चैप्टर खत्म होने पर आपको सभी ये स्ट्रक्चर बनाने आ जाएंगे, अभी आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है। आप सिर्फ देखें, बराबर, ये सभी एक्सेप्शन है, इसके अंदर बॉन्ड के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं, एटम के ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते हैं। देखो, पहले है इनकम्प्लीट मोलेक्यूल और हाइपोवेलेंट और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इन सभी मोलेक्यूल के अंदर जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जैसे कि आप बोरॉन को देखें, इस बोरॉन के कितने बॉन्ड है, तीन बॉन्ड। मैंने आपको बताया ना, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं, बॉन्डिंग पेयर कितने हैं बताओ। बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स आर थ्री। अभी बॉन्डिंग पेयर थ्री हो गए तो इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, सिक्स। तो BF3 है, AlCl3 है, GaCH3 थ्राइस है। ओके, इन सभी के अंदर सेंट्रल एटम के पास सिक्स इलेक्ट्रॉन ही है। यहाँ पे बोरॉन, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे गैलियम और ऐसे कई सारे हैं, बराबर है। अभी भी मैं ऐसा बना सकता हूँ पर कोई जरूर नहीं है। इसे देखिए, यहाँ पर चार ही है, बेरेलियम और मर्क्यूरी HgCl2, टोटल फोर इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस। तो यहाँ पर तो ऑक्टेट ही कंप्लीट नहीं है। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और हाइपोवैलेंट। वैलेंसी इसकी पूरे पूरी सेटिस्फाई नहीं हुई है, या फिर इनकम्प्लीट
मोलेक्यूल्स इनकम्प्लीट मोलेक्यूल ऑक्टेट वाले जो ये है वो मोलेक्यूल हो गए, बराबर है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मोलेक्यूल्स। इसके विपरीत ऐसे भी हमें एग्जांपल मिले हैं जिसके अंदर ऑक्टेट से भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। देखो यहाँ पर ये PCl5 है, कितने बॉन्ड बनाए हैं? 5। तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 10। इसमें देखे सल्फर कितने बॉन्ड हैं? 1 2 3 4 5 6, 12 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के अराउंड देखें कितने फ्लोरीन है? 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 14। A2SO4 का स्ट्रक्चर है, कितने बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6, कितने इलेक्ट्रॉन? 12। तो यहाँ पर तो ये तो ऑक्टेट को भी एक्सपांड कर दिया, बराबर है, एक्सीड्स, और इट इज बियॉन्ड ऑक्टेट। तो इसे क्या कहेंगे? एक्सपांडेड ऑक्टेट मोलेक्यूल, या फिर हाइपरवेलेंट, या फिर इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट। तो इसके अंदर वैलेंसी जो है वो बढ़ जाती है, ऑक्टेट से भी ज्यादा हो जाती है। नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर इवन मोर देन 4। ओके। तो ये वो थियरी तो ऐसी बताती है कि 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं पॉसिबल है, पर यहाँ पर तो आप देखें कहीं सारे ऐसे एग्जांपल है। कहीं मोलेक्यूल ऐसे भी मिले हैं जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं होता है, जैसे कि ऑड मोलेक्यूल्स। ये देखो, ये नाइट्रोजन को आप देखें 2 4, इधर पे इसके इलेक्ट्रॉन 6 और एक 7। इस नाइट्रोजन के अंदर टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। दिस नाइट्रोजन हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट शेल इन अ मोलेक्यूल। तो यहाँ पर उसका ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है। ये क्लोरीन आप देखें, इसके बॉन्ड देखो, 2 4, यहाँ पे 6 8, और यहाँ पर एक पड़ा हुआ है लॉन पेयर, और यहाँ पर तो इसके ऊपर भी तो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसके ऊपर भी तो ऐसे नहीं है, बराबर। तो यहाँ पर ये जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट, या फिर इसके ही आप देखें 1 2 3 4 5 6 और 7, इसके भी सिर्फ इस क्लोरीन का देखें, सिर्फ इस क्लोरीन का कितने हुए? 7 इलेक्ट्रॉन। सिर्फ इसके ही देखें 7। और अगर आप इसके नहीं देखेंगे और सभी देखेंगे तब भी ये ऑड इलेक्ट्रॉन मोलेक्यूल ही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो नहीं मालूम होता है। तो ये भी तो एक लिमिटेशन हो गई। नेक्स्ट, दिस रूल डज नॉट गिव एनी आइडिया अबाउट शेप्स ऑफ डिफरेंट मोलेक्यूल, या फिर ज्योमेट्री, मोलेक्यूल का शेप कैसा होता है उसे वो नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक XCF2 और XCOF4, उसका फॉर्मेशन भी नहीं एक्सप्लेन कर पाता है। कहीं ये जो है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी तो आपने ऐसे बताया कि बहुत बहुत स्टेबल है, रिएक्शन नहीं करते हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए ही आपने तो ऑक्टेट वाली थियरी बनाई, क्योंकि इन सभी की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? NH2 NP6 एक्सेप्ट दिस हीलियम। ओके। तो हम तो इन इन सभी को बहुत स्टैंडर्ड मानते थे, पर इन्होंने है रिएक्शन करना स्टार्ट कर दिया, बराबर है। જેને તમે બ્રહ્મચારી માનતા હોય અને 2 વર્ષ પછી એમ કે આ અમારા 3 છોકરા, તો પછી આપણે શું થાય? આપણું તો હૃદય જ બેસી જાય ને, આ હું આપણે જેને સ્ટાન્ડર્ડ માનતા હોય ઈ દાવું કરે, જાત જાતના કાંડ કરે, તો પછી શું કરવાનું? એમાંની અંદર એવું જ થયું ને। તમે સ્ટાન્ડર્ડ રાખતા હતા, નિયોન ને આર્ગોન ને બધા બહુ સ્ટેબલ છે, રિએક્શન નથી કરતા, એને બેઝ રાખીને થિયોરી બનાવી, પણ એના જ રિએક્શનો શરૂ કરી દીધી જો। તો એનો મીનિંગ એવો થયો કે રિએક્ટિવિટી માટે જરૂર કોઈ બીજો એક પેરામીટર કામ કરે છે, બરાબર। संबंध अदर अनदर क्राइटेरिया इज वर्किंग, ये ही एक फैक्टर नहीं है। दिस इज नॉट द होल सोल क्राइटेरिया फॉर अ एटम टू ब्रिंग इट अबाउट इनटू अ मोलेक्यूल। इस उसको मोलेक्यूल के अंदर जाने के लिए एक ही क्राइटेरिया नहीं है ऑक्टेट। अभी कोई एक ऐसा फैक्टर वर्क कर रहा है जो मोलेक्यूल को रिएक्शन करने पर मजबूर करता है, बॉन्ड बनाने के लिए वो उसको मजबूर करता है। वो क्राइटेरिया क्या है वो आपको देखना है। तो ये सभी तो इसकी लिमिटेशंस हो गई, ये सभी इसकी लिमिटेशंस है, ये हम नहीं एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो दूसरा वाला कंसेप्ट क्या है वो हम अब हम देखें। दूसरा वाला कंसेप्ट है टू अचीव स्टेबिलिटी एंड मिनिमाइज एनर्जी। ये वाला कंसेप्ट जो है वो मॉडर्न कंसेप्ट है और यही सही है। कोई भी सिस्टम कोई भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होने पर उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। कोई भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कम होने पर स्टेबिलिटी बढ़ती है। स्टेबिलिटी एंड एनर्जी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, बराबर है। एनर्जी
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। जितनी एनर्जी ज्यादा उसके अंदर उतनी स्टेबिलिटी कम। मान लो कि यहाँ पर से कोई एक चीज आपने यहाँ पर रखी है और इसकी हाइट जो है वो h है, तो इसकी एनर्जी क्या रहेगी बताओ, mgh। आप फिजिक्स में ऐसा सब सीखते हैं। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी कम होती जाएगी। और कोई इसी सब्सटेंस को आप यहाँ पर रख दे, स्टेबिलिटी इज मैक्सिमम और एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो, स्टेबिलिटी मैक्सिमम। तो स्टेबिलिटी और एनर्जी वो जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी बढ़ने पर पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है। यहाँ पर जो स्टेबिलिटी मिलती है वो कहाँ से मिलती है, अट्रैक्शन से। तो जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी एनर्जी कम, उतनी स्टेबिलिटी ज्यादा, बराबर है। जितना यहाँ पर जितना अट्रैक्शन ज्यादा उतनी पोटेंशियल एनर्जी कम और स्टेबिलिटी ज्यादा। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन दिखाता हूँ। मान लो कि ये हाइड्रोजन है, यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स H2। तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा वाला हाइड्रोजन एटम है। अभी ऐसे रखे कि इन दोनों के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन है एंड दिस टू एटम्स आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर। पर जैसे ही एक दोनों कांटेक्ट में आएंगे तो कांटेक्ट में आने पर क्या होगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्ट होगा और इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होने जाएगा। इस न्यूक्लियस को ये इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, दूसरा और वाला भी चाहिए। પોતાનો તો ગમતો જ હોય પણ પાછા બીજા ગમતા હોય ને, બરાબર છે। લીગલ ને ઇલીગલ બે હોય ને, પોતાનું તો બધું ગમતું જ હોય પણ પાછું બીજું બધાને બહુ ગમતું હોય, એટલે આજુબાજુ નજર ફેરવા જ કરે કે કાંક નવું પાછું મળી જાય તો એમ। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसे भी अट्रैक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन इससे भी अट्रैक्ट है। અને એટ્રેક્શન થાય એટલે શું થાય, ક્લોઝ આવે। એટ્રેક્શન નો બીજું સ્ટેપ શું છે, બરાબર છે, નજીક આવવું। તો અહીંયા આગળ છે એટ્રેક્શન થાય અને એટ્રેક્શન થી આ બે નજીક નજીક આવશે। લાવો આને નજીક નજીક ભાઈ, ચાલો આ નજીક નજીક આવ્યા। જો નજીક નજીક આવે એટલે શું થશે, વધારે ને વધારે એટ્રેક્શન થશે, બરાબર। એટ્રેક્શન ફોર્સિસ જે છે એ વધારે ને વધારે સ્ટ્રોંગ થતું જાય, જો આવી રીતે। પણ હવે એટ્રેક્શન છે એ ઇન્ક્રીઝ થાય તો હારે હારે એક નવું રિપલ્ઝન તે છે એ અહીંયા આગળ એક્ઝિસ્ટન્સમાં આવશે। ઇલેક્ટ્રોન ને ઇલેક્ટ્રોન વચ્ચે શું થાય, રિપલ્ઝન। આ કેટલા નજીક આવી શકે, આટલા નજીક આવી શકે કે જ્યારે આ બે છે એ એકબીજાને બે ફોર્સ એકબીજાને નલિફાય કરી દે। force of repulsion is equal to force of attraction, this is equilibrium situation, બરાબર છે। નજીક આવશે પણ એટલા બધા નજીક નહીં આવે કે આ પછી બહુ રિપલ્શન કરવા માંડે। આપણે એને આવી રીતે છે એ ડ્રો કરીને જોઈએ। જો આ પહેલી સિચ્યુએશન છે, ટુ ડિફરન્ટ એટમ્સ, બે એક આ ન્યુક્લિયસ આના ઇલેક્ટ્રોન ને આ ન્યુક્લિયસ આના ઇલેક્ટ્રોન ને એટ્રેક્ટ કરે છે। ચલો નજીક નજીક આવ્યા, હજી નજીક નજીક આવે છે પણ અહીંયા આગળ છે એ હજી તમે જુઓ એટ્રેક્શન ફોર્સ વધારે છે અને રિપલ્સિવ ફોર્સ ઓછું છે। તો હજી નજીક આવી શકે, ક્યાં સુધી નજીક આવશે, જ્યાં સુધી આ બે ઇક્વલ ન થાય ત્યાં સુધી। હવે પછી આમ નજીક ન લવાય, હવે નજીક લાવો તો તબાહી શરૂ થઈ જાય, ઘરે ખબર પડી જાય આને, બરાબર। પછી બાંધે, કાંઈ લેવા દેવા ન હોય તોય કઈ, પછી નથી નવું કે તમે તો આમ છો ને ઓલું છે ને ફલાણું, એટલે એવું થાય। તો એફ એટ્રેક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું આવે, એફ રિપલ્શન। હજી માની લો કે ક્લોઝ લાવો તો હવે શું થાય, ન્યુક્લિયસ ન્યુક્લિયસ રિપલ્શન કરે છો, तो रिपल्जन नो क्राइटेरिया वधी जाए, एट्रैक्शन नो क्राइटेरिया ओछो थी जाए। ओके, रिपल्जन जो है वो बहुत अब बढ़ गया और एट्रैक्शन जो है वो कम हो गया। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज द रिपल्जन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस विल कम इनटू द प्ले रोल। और इसका जो रिपल्जन है न्यूक्लियस का वो बहुत ही ज्यादा रहता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपने नाम सुना होगा। और यहाँ पर तो ये मास कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना, चार्ज भी कॉन्सेंट्रेटेड होगा, तो यहाँ पे जो रिपल्जन है वो हाईएस्ट होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ये दोनों एटम है वो दूर से ही अट्रैक्शन करते हैं, नजदीक आने पर अभी इतने नजदीक नहीं आए, इतने करीब नहीं है कि इसके अंदर रिपल्जन हो गया इलेक्ट्रॉन का, है इलेक्ट्रॉन का रिपल्जन है पर कम है।
कितने ये दोनों एक दूसरे के नजदीक आ सकते हैं? जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इक्वल टू फोर्स ऑफ रिपल्शन बैलेंस हो जाएंगे, इसे हम इक्विलिब्रियम सिचुएशन कहते हैं और इसे ही हम मोलेक्यूल कहते हैं। इसके नजदीक आने पर रिपल्जन हो जाएगा। तो इसे हम ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट कैसे करें? ऐसे बना दे, देखो। सबसे पहले ये अलग है, जैसे जैसे नजदीक आएंगे ऐसे ऐसे अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्जन बैलेंस हो जाएंगे, और इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम पॉइंट। दिस इज इक्विलिब्रियम डिस्टेंस या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इक्विलिब्रियम डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस माने कि ऐसा डिस्टेंस जहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्जन इक्वल हो जाए, बराबर है। और यही स्टेबिलिटी की वजह है, और यही है केमिकल बॉन्ड। अब यहाँ पर इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में भी जो डिस्टेंस है उसे ही हम कहेंगे बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ। ये बीई का क्या मीनिंग है? बॉन्ड लेंथ। बीई दैट मीन्स व्हाट? बॉन्ड एनर्जी। बीई को कहते हैं बॉन्ड एनर्जी, और यहाँ पर इसे कहते हैं बॉन्ड लेंथ। कितने नजदीक नजदीक आए भाई बॉन्ड लेंथ जितने, कितने उसके अंदर दोनों को नजदीक लाने लाने में कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? बॉन्ड एनर्जी। अगर मैं इसको इतनी एनर्जी वापस देता हूं तो ये फिर सेपरेट हो जाएंगे, देखो। मानो कि 5 किलो जूल है तो फिर से 5 किलो जूल एनर्जी ऐड करने पर क्या हो जाएगा? ये दोनों फिर से सेपरेट हो जाते हैं। और मानो कि आप इन दोनों को और नजदीक लाते हो तो न्यूक्लियस रिपल्शन करेगा, और न्यूक्लियस की रिपल्शन की वजह से देखो, इसका जो ग्राफ है एक साथ पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर गया, देखा? जीरो से प्लस एक साथ। इतने ही डिस्टेंस के ऊपर, इतने ही डिस्टेंस के ऊपर बहुत ज्यादा एनर्जी इंक्रीज हो गई। तो बी दैट मीन्स बॉन्ड एनर्जी। बी क्या है भाई? बॉन्ड एनर्जी। बी को आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, और इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए या फिर बॉन्ड बनने के लिए जो एनर्जी लिबरेट होती है उसे आप कहेंगे बॉन्ड एनर्जी। और दूसरी डेफिनेशन है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ दैट मीन्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इन दोनों के बीच के अंदर जो डिस्टेंस है वो, बराबर है, इसे हम क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। आप एक बार और देखें, मैं थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर करके बताता हूँ। देखो भाई, ये आर है और ये है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर जीरो, यहाँ पर माइनस और प्लस। मानो कि ये एटम मॉलिक्यूल है, ये B2 मॉलिक्यूल है, और ये C2 मॉलिक्यूल है। तो आप मुझे बताओ, इसमें किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? किस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? ए टू मीन्स आप समझे ना, ये बॉन्ड ए, ये बी बॉन्ड बी, ये सी बॉन्ड सी, ऐसे। तो ए और ए का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस किस में ज्यादा रहेगा? जूनागढ़ सेंटर या फिर, हाँ जूनागढ़, तुम्हें बताओ। बॉन्ड लेंथ नो ऑर्डर बताओ। जूनागढ़ सेंटर। सर हम लेट ज्वाइन हुए थे, आप जरा रिपीट कर दो। ના રિપીટ કરવાનો ટાઈમ નહીં રહે, કારણ કે 9:30 તો થઈ ગયા છે. લુણાવાડા સેન્ટર, તમે જવાબ બોલો. લુણાવાડા. A2 में। ओके, देखो यहाँ से देखना है, इसके अंदर देखो तो इतनी बॉन्ड लेंथ है यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पर तो कम हो गई, और यहाँ पर और कम है। तो फिर ऑर्डर क्या बनेगा? ए बॉन्ड ए सबसे ज्यादा है। बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर है उसमें ए बॉन्ड ए सबसे ज्यादा, उसके बाद में बी बॉन्ड बी, और लास्ट में क्या आएगा? सी बॉन्ड सी, ऐसे। ओके, दूसरा आपको क्या देखना है? दूसरा हमें देखना है बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी, कौन सा वाला बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो भी आपको बताना है।
बरोड़ा वैली। कौन सा वाला बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग? ओके। ये यहाँ से कितना नीचे आता है वो उतना ही स्टेबल होगा। देखो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। जितना पोटेंशियल एनर्जी डाउन उतनी ही स्टेबिलिटी ज्यादा। तो सबसे यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा वाला है? सी। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। ओके। ये सी वाला जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। किसकी कंपैरिजन में? बी की कंपैरिजन में। ये बी वाला जो बॉन्ड है वो कम है और ए वाला जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक होगा। ये सबसे स्ट्रॉन्ग, फिर ये, और फिर बाद में ये। तो ये ग्राफ को आपको एनालिसिस करना आना चाहिए। इस ग्राफ को आपको पूरा का पूरा एनालिसिस में कंसिडर करना है। बराबर है। चलो फिर से हम आते हैं कंसेप्ट के ऊपर। bond energy, that means amount of energy required to break the bond, or we can say that the energy or heat liberated whenever bond is formed. Okay. Bond length means internuclear distance। देखो आप, ये जो ग्राफ है बहुत ही नॉर्मल ग्राफ है। ऐसा ही होता है। एक नॉर्मल ग्राफ, एक नॉर्मल चीज हमने देखी होगी कई बार। ये जो बॉल है, ओके, ये ऑटोमेटिक ही रोल्स डाउन द हिल एंड बिकम स्टेबल। इसे आप छोड़ दे तो क्या ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पोजीशन ऑक्यूपाई कर लेगा? क्यों? क्योंकि यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में भी ऐसा ही है। ये दो एटम्स एक ऐसे आके उसकी एनर्जी कम करते हैं और स्टेबिलिटी अचीव कर लेते हैं। बराबर है। तो ये बहुत कॉमन एग्जांपल है। फिर आपको यहाँ ले जाना है तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा ही एग्जाम्पल आपको कहाँ मिलने देखने को मिलता है? स्प्रिंग के अंदर। देखिए स्प्रिंग अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है। अगर आपने उसे खींचा तब भी आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। आपने उसे उसे कंप्रेस किया तब भी आपको उसे एनर्जी देनी पड़ेगी। बराबर। तो ये जो है वो कर्व ऐसा ही बनता है। दिस इज द मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। ओके। एंड स्प्रिंग इन रेस्ट पोजीशन, ये अपनी ओरिजिनल सिचुएशन में है। तो ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है। और अगर आप इसे एनर्जी देते हो और बहुत एनर्जी दे तो फिर ये सेपरेट हो जाएगा। इसे ही कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है। या फिर आप वही सेम अमाउंट की एनर्जी उसे सप्लाई करें तो बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो जाएगा। देखो इसे, ये CO2 हम बनाते हैं। CO2 बनने पर एनर्जी रिलीज होती है। देखिए आप, ये बॉन्ड बने और फिर यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो गई। देखा आपने? तो ये जब बॉन्ड बने ये दोनों, तब उसके अंदर से एनर्जी रिलीज हुई। वो रिलीज हुई उसी एनर्जी को आप क्या बताते हैं? बॉन्ड एनर्जी। बराबर है। फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखो, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके बीच में शेयरिंग हुई, बॉन्ड बना और हीट रिलीज हुई। ओके। तो ये हो गया बॉन्ड एनर्जी। अब बॉन्ड हमें कितने पढ़ने हैं, या फिर क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो इन सभी बॉन्ड को हम पढ़ने वाले हैं बेस्ड ऑन बॉन्ड एनर्जी। प्रिलिमिनरी ये हमने क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। ये जो क्लासिफिकेशन है वो बॉन्ड एनर्जी के बेसिस के ऊपर है। अगर बॉन्ड एनर्जी 42 किलो जूल से ज्यादा है तो उसे हम कंसिडर करेंगे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में। और 42 से कम है तो इसे हम कहेंगे वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में कौन कौन से? आयोनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये सभी हमको डिटेल में सीखने हैं। मैंने तो थोड़ा सा ही आपको बताया है अभी। हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें दो तरीके हैं, इंट्रामोलेक्युलर और इंटरमोलेक्युलर। इसकी एनर्जी है वो 8 और 42 के बीच में रहती है। कहीं कभार इसकी एनर्जी 100 किलो जूल भी हो जाती है। क्यों होती है उसकी बात हम डिटेल में करने करेंगे टॉपिक के अंदर। ये सब जो है उसे कहते हैं वीक फोर्स। डाइपोल डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, इंस्टंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, आयन डाइपोल और आयन इंड्यूस्ड डाइपोल।
उसमें से ये जो ऊपर के 3 फोर्स है उसे हम कहते हैं वांडरवाल्स फोर्स। इसे हम केमिकल बॉन्ड नहीं जनरली बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं वीक फोर्सेस, क्योंकि ये पूरा का पूरा बॉन्ड की तरह जो है वो काम नहीं कर पाता, विथ स्टैंड नहीं रह पाता। ओके, ये इसकी जो स्टेबिलिटी है वो थोड़ी कम रहती है। दिस इज merely फोर्स ऑफ एन अट्रैक्शन, बहुत कम फोर्स होता है और इसकी रेंज भी कम होती है, तो इसे हम बोलते हैं वीक फोर्स। बराबर है, वीक फोर्स हम कह देते हैं। और बॉन्ड दैट मीन्स सफिशिएंट एनर्जी होती है इसके अंदर, बॉन्ड एनर्जी के बेसिस के ऊपर हमें मालूम पड़ता है ये। तो इतना हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, ये सभी बॉन्ड को हमें कवर करना है। बराबर है, आप एक बार क्लासिफिकेशन देख लीजिए। चलो भाई, क्वेश्चन। विच कंडीशन फेवर्स द बॉन्ड फॉर्मेशन? वलसाड सेंटर। ऑप्शन थर्ड। क्या होना चाहिए? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम अट्रैक्शन होना चाहिए। ये तो मैंने आपको दिखाया है, अट्रैक्शन ज्यादा एनर्जी कम। ओके, नेक्स्ट। among the following element group number is not equal to valence electron। ग्रुप नंबर जो है वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के जितना नहीं है, वो इसमें यहाँ कहा गया है। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ यहाँ पर, मैं ग्रुप नंबर भी लिख देता हूँ। चलो देखो, इसका ग्रुप नंबर 1 है, इसका ग्रुप नंबर 6 है, इसका ग्रुप नंबर 8 है। अहमदाबाद सेंटर। ओके, कहीं वांधो नहीं, छोड़ो। सूरत पालनपुर। सूरत पालनपुर। ओके, गुड। चलो बराबर है भाई। तो इसका आंसर आएगा ये थर्ड, नहीं थर्ड नहीं आएगा। नियोन के तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी कन्फिग्यूरेशन क्या है बताओ? हीलियम कोर 2s2 2p6, तो इसके अंदर तो 8 रहेंगे। ये आंसर आएगा आपका। नाइट्रोजन की क्या है बोलो? 2s2 एंड 2p3, तो इसकी तो आएगी 5। इसका ग्रुप नंबर क्या है? ग्रुप नंबर इसका है 5। नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5 होता है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से सोचना है। बराबर है, सर बोलो। सर हम लेट ज्वाइन हुए, एक बार रिकॉल करा दो ना। नहीं नहीं, आप लोग वो लेक्चर देख लेना। इतने ऐसे कोई इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नहीं कराया है मैंने। सिर्फ वो आप 9th-10th में जो सीखे उसी का बेसिस के ऊपर मैंने रिवीजन कराया हुआ है इतना। अभी जो कराने वाला हूँ ना वो इम्पोर्टेंट है। अब चैप्टर हम मान लो कि आप यही से शुरू होगा। ओके, ओके। चलो। अब मुझे आपको सिखाना है लुईस स्ट्रक्चर को कैसे कैसे बनाया, फॉर्मूला के बेसिस ऊपर। आप हमने पहले तो वो सब किया, इलेक्ट्रॉन लिए, कॉमन किया, वो सब हमने देखा। अब ये थोड़ा और एक दूसरा तरीका है, इससे हम निकाल सकते हैं कितने बॉन्ड बनते हैं, कितनी लोन पेयर है, वो सब वगैरह। और इससे भी पहले हम सीखने वाले हैं फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज दैट मीन्स एक ऐसा चार्ज है जो रियल चार्ज नहीं है। पहली बात तो ये है कि ये रियल चार्ज नहीं है। ये हमें दिखाता है कि जब ऑक्टेट कंप्लीट होता है तब स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करती है या इलेक्ट्रॉन को लूज करती है, इससे यही मालूम पड़ता है। तो फॉर्मल चार्ज जो है इसीलिए तो इसका नाम है फॉर्मल चार्ज। इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वी अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड, या फिर आप ऐसे कह दें 1/2
અહીં આગળ બોન્ડિंग इलेक्ट्रॉन 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हमारी एनसीईआरटी में ये फॉर्मूला दिया गया हुआ है, पर ये 1/2 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन दैट मींस नंबर ऑफ बॉन्ड, इसको हम टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। देखो मैं 1 के लिए भी काउंट करने वाला हूँ, 2 के लिए भी और 3 के लिए भी। सबसे पहले 1 के लिए काउंट करूँ तो Q1 इज इक्वल टू, ये 1 के लिए मैंने काउंट किया तो यहाँ पर जो है इसका V ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का ग्रुप नंबर है 6, तो यहाँ पर 6 प्लस अनशेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके पास, 1 2 3 4, 4 तो इसके पास अनशेड इलेक्ट्रॉन है, माइनस अभी इसके अंदर आप देखें, इसके अंदर है वो बॉन्ड कितने हैं, इसके अंदर बॉन्ड कितने बनते हैं, 1 और 2, आपको यहाँ पर भी माइनस करना है, यहाँ पर भी आप माइनस करेंगे, बराबर है 6 - 4, और बॉन्ड कितने बनाए इसने, इस एटम को आप टारगेट करना 1 वाले को, बॉन्ड कितने हैं 2, तो 6 - 4 - 2 इज इक्वल टू क्या मिला 0, तो इस एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। चलो ये 2 नंबर वाले की बात करते हैं अब। Q2 इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन 1 और 2, दो इसके ऊपर अनशेड इलेक्ट्रॉन्स है, बॉन्ड कितने बनाए इसने 1 2 और 3, -3 कितना मिला +1, तो इस ऑक्सीजन के ऊपर +1 चार्ज आएगा। ओके, दिस इज फॉर्मल चार्ज। अब 3 के लिए बात करें, Q3 इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 6 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6, 6 और बॉन्ड कितना 1, 6 - 6 -1 तो इसके ऊपर चार्ज रहेगा -1, इसके ऊपर चार्ज रहेगा -1, तो फॉर्मल चार्ज को आप ऐसे काउंट कर सकते हैं, फॉर्मल चार्ज को ऐसे कैलकुलेट करना है, बराबर है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, अनशेड इलेक्ट्रॉन और बॉन्ड, इन शॉर्ट आपको क्या करने हैं, उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे और अब कितने हैं, उन दोनों का डिफरेंस, उसे ही क्या कहेंगे फॉर्मल चार्ज। ओके, तो ऐसे कैलकुलेट करना है आपको फॉर्मल चार्ज। अभी मैं आपको थोड़े से स्ट्रक्चर देता हूं, आप अपनी तरीके से सॉल्व करके बताओ। ये जो मैंने राउंड किया हुआ है, उन सभी एटम का आपको फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था उसका, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स या फिर ग्रुप नंबर माइनस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड्स। चलो सॉल्व करो। चलो सुरेंद्र नगर सेंटर, आप पहले में बताए, इस ऑक्सीजन का बताइए फॉर्मल चार्ज ऑफ दिस ऑक्सीजन एटम इन H3O, +1 बोलो। +1 +1 इसका आएगा, कैसे देखो, Q इज इक्वल टू इस ऑक्सीजन के वैलेंस 6 माइनस अनशेड इलेक्ट्रॉन एक और कितने हैं 2, बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं 3, कितना बचा 1, तो इसके ऊपर चार्ज आएगा H3O+1। आपको शायद इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, तो उसमें आप एसिड को कैसे रिप्रेजेंट करते हो बताओ, H2O प्लस H1, H प्लस इसको क्या लिखते हो H3O+, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन का यही तो स्ट्रक्चर है, पर उसके अंदर ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आएगा, बराबर है। मोड़ा सा सेंटर, आप नाइट्रोजन के ऊपर बोलो, नाइट्रोजन के ऊपर भी +1 आएगा, कैसे, Q इज इक्वल टू नाइट्रोजन का ग्रुप नंबर 5, यहाँ पर कोई भी अनशेड नहीं दिखता है 0, बॉन्ड कितने हैं 4, तो +1, दिस इज NH4+1, क्या बोलते हैं इसे अमोनियम आयन, ये हो गया अमोनियम आयन।
चलो, यहाँ पर आपको नाइट्रोजन का भी बताना है और बोरॉन का भी बताना है। नाइट्रोजन का बताएंगे अहमदाबाद सेंटर। नाइट्रोजन का काउंट करो, अहमदाबाद सेंटर। नाइट्रोजन बोरॉन दोनों काउंट करो, चलो। सर वन बोलो। नाइट्रोजन का वन आएगा। नाइट्रोजन का +1, बोरॉन का, बोरॉन को क्या होगा, उसका कितने मिलेंगे? लूणावाड़ा सेंटर। सर नाइट्रोजन का 5 - 0 - 4 = +1। बोरॉन का भी +1। -1। -1, ओके, बराबर है। इसका आएगा -1। चलो, अब इस तीनों ऑक्सीजनों के अंदर बताना है आपको। पोरबंदर सेंटर आप इसका बताओ। पोरबंदर सेंटर इसका बताओ। जूनागढ़ सेंटर इसका बताओ। सर Q1 +1 इसका -1 कितना मिला? -1 यस पोरबंदर। ओके, इसका तो आएगा -1। ओके, जूनागढ़। और इसका बताओ, भुज। सेकंड में 0 आएगा सर। इसका आ जाएगा 0, भुज सेंटर। भुज। -1 सर। -1, ओके। -1 नहीं आएगा, इसका गलत है। इसका -1 नहीं आएगा, गलत है। यहाँ दिख तो रहा है कि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है, तो उसके ऊपर प्लस आएगा, तो इसके ऊपर भी प्लस आएगा। तो अब अच्छी तरीके से सोचो और फिर आंसर लिखो, बराबर है। तो इन सभी के ऐसे बनते हैं। फॉर्मल चार्ज हमने कैसे काउंट करते हैं वो मैंने आपको बताया। अब हमें सीखना है कैसे हम लुईस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लुईस स्ट्रक्चर को हमें कैसे ड्रॉ करना है वो अब हमें सीखना है। लुईस स्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे मैंने थोड़े से ये रूल लिख दिए हुए हैं, ये आपको हेल्प करेंगे। आज अब हम लुईस स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। आप एक काम करें, ये पहले नोट डाउन कर लीजिए। इसको आप सिर्फ नोट डाउन कर ले। नेक्स्ट लेक्चर में मैं यहीं से स्टार्ट करने वाला हूँ। तब मैं ये नहीं लिखाऊंगा। मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर ही स्टार्ट करके क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा इसमें से। आप ये सब नोट डाउन करें। सर ये N4/2 लोन पेयर के लिए है ना। हाँ, ये LP दैट मीन्स लोन पेयर। ये है बॉन्ड्स और ये है लोन पेयर्स।
तो ओके, चलो अब हम इतना रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे कंटिन्यू करने वाला है। ओके, थैंक यू।